Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के थर्ड ईयर के और लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर में। अभी तक जो पुरानी वीडियोस थी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे और जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या था, हमने अपनी यूनिट 4 यानी कि इरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट के बारे में अध्ययन किया था। इरेक्शन मतलब किस तरीके से हम अपने रेफ्रिजरेशन प्लांट को हैंडल करना है या इंस्टॉल करना है, उसके बारे में जानकारियाँ हम प्राप्त कर रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या था, हमने डक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की कि डक्ट क्या होती हैं और कितने टाइप्स की डक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी कि 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फैब्रिकेटेड। ठीक, रिजिड के बारे में बताया था, क्या बताया था, यह रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, कहीं कहीं इसका स्क्वायर शेप भी होता है और ये मजबूत धातु की बनी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बताई हमने फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि लूज टाइप की, यानी कि इस टाइप की जो डक्ट हैं इनका सरफेस क्या होता है, लूज सरफेस यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। और आकार कैसा होता है, स्प्रिंग आकार, यानी कि गोल स्प्रिंग आकार की ये डक्ट होती हैं। छोटे स्थान या ऐसे स्थान जहाँ एडजस्टिंग की बहुत ज़रूरत है वहाँ रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करना है तो क्या करते हैं, हम फ्लेक्सिबल डक्ट का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डक्ट थी वो क्या थी, फैब्रिकेटेड डक्ट। तो फैब्रिकेटेड डक्ट क्या थी, अपने हिसाब से जो डक्ट डिज़ाइन की जाती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है फैब्रिकेटेड डक्ट। ठीक, तो ये तीनों डक्ट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा था वो क्या था, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वायु प्रवाहन, यानी कि किसी भी सेक्शन, एरिया या इंडस्ट्रियल कंपोजिशन सेंटर में जब भी हमें एयर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, कैसे हम एयर डिस्ट्रीब्यूट करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी कई प्रकार के थे। कौन से थे? पहला था हमारा वॉल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल टाइप अर्थात दीवार पर लगे होंगे। तो इसमें क्या होता है, दीवार के ऊपरी सिरे पर और एक निचले सिरे पर 2 डक्ट लगे रहते हैं। ठीक, ऊपरी सिरे वाले डक्ट से क्या होती है, एयर इनफ्लो होती है, अंदर आती है परिक्षेत्र के, और निचले वाले सिरे से एयर आउटलेट होती है, यानी कि डक्ट के से बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फैन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैन टाइप में क्या बताया था, इसमें 3 डक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन ये लगाया कहाँ जाता है, दीवार के ऊपरी सिरे पर ही लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि छत पर लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, ये छत पर लगाए जाते हैं। और 3 डक्ट होते हैं। तो बाहर के जो दोनों डक्ट हैं उनका काम क्या, उनका काम होता है एयर फ्लो कराना, और जो मिडिल वाला डक्ट होता है वो क्या करता है, एयर सक्शन करके और उस एरिया से बाहर निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा क्या था, सीलिंग पैनल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब सीलिंग से समझ रहे हैं, यानी कि इसमें क्या लगाते हैं, एक सीलिंग लगा देते हैं, उसके ऊपर हमारे डक्ट्स होते हैं। केवल सीलिंग दिखती है, डक्ट का कोई पार्ट नहीं दिखता। डक्ट की केवल ग्रिल्स दिखती हैं जहाँ से हवा एंटर करती है। और इस कमरे के या परिक्षेत्र के निचले सिरे पर क्या कर देते हैं, हम आउटलेट ग्रिल लगा देते हैं जहाँ से एयर बाहर निकलती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था हमारा क्या था, अपवर्ड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अपवर्ड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से क्या तात्पर्य है, यानी कि इनका प्रयोग करते हैं सबसे पहले तो हम बड़े औद्योगिक क्षेत्र या बड़े मतलब सेंटर्स में, इंडस्ट्रियल सेंटर या वर्क स्पेस में, जहाँ क्या करते हैं, जहाँ निचले सिरे से एयर का फ्लो कराया जाता है। ठीक है, एयर का फ्लो कराते हैं, कूलिंग एयर का, और ऊपर क्या लगे रहते हैं, वेंट लगे रहते हैं, जो क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं और अंदर की एयर को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एयर डिस्ट्रीब्यूशन में अध्ययन कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है वह क्या, एयर हैंडलिंग यूनिट, या इसको शॉर्ट में कहते हैं AHU। क्या कहते हैं इसमें, AHU। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो AHUs क्या है, AHU से आप समझ रहे होंगे एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी कि एयर को नियंत्रित अवस्था में हैंडल करना क्या कहलाता है, एयर हैंडलिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं या इसके बारे में ज़रा अध्ययन हम करते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, परिक्षेत्र में रेफ्रिजरेशन यूनिट द्वारा प्रवाहित शीतलित वायु को डक्ट द्वारा प्रवाहित करने हेतु अथवा नियंत्रित करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि जिस युक्ति के द्वारा एयर को हैंडल करके डक्ट द्वारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि डक्ट के जरिए कराया जाता है फ्लो, और लेकिन कंट्रोल अवस्था में, तो उस यूनिट को क्या कहते हैं, हम एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। इस यूनिट द्वारा वायु प्रवाहन के साथ साथ परिक्षेत्र में उसकी निकासी का भी प्रबंध होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एयर फ्लो कराई जा रही है,
एयर अगर सेक्शन यानी कि परिक्षेत्र में अगर फ्लो कराई जा रही है तो साथ ही साथ उसके बाहर निकालने की भी हम व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक, यानी कि यूनिट वायु प्रवाहन को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही। यानी कि जो एयर फ्लो है या एयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करती है, ये यूनिट कंट्रोल करती है, तभी इसको नाम क्या दे दिया, एयर हैंडलिंग यूनिट कह दिया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा सप्लाई डक्ट। ठीक, जिस डक्ट के द्वारा एयर सप्लाई कराई जाएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी सप्लाई डक्ट। सेकंड क्या है हमारा, फैन ब्लोअर कंपोनेंट। अब फैन ब्लोअर क्या है, एयर को अगर डक्ट से प्रवाहित करना है तो किसी न किसी माध्यम द्वारा प्रेशराइज किया जाएगा, तभी तो वो बहुत आगे तक जा पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, फैन का या फिर ब्लोअर का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, थर्ड क्या है हमारा, वाइब्रेशन इंस्टॉलेटर। अब वाइब्रेशन इंस्टॉलेटर का काम क्या होता है, डक्ट में जब एयर को प्रेशर से फ्लो कराया जाता है, फैंस वगैरह चलते हैं तो वाइब्रेशन जनरेट होता है किसमें, डक्ट में। तो उसी वाइब्रेशन को नेगलेक्ट करने के लिए वाइब्रेशन इंस्टॉलेटर लगे रहते हैं। ठीक, अगला क्या है, फिल्टर कंपोनेंट। अब फिल्टर कंपोनेंट का तो आपको पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि जो क्या है एयर कैसी भी फ्लो करा दी जाए या फिर अंदर वाले सेक्शन से डक्ट के माध्यम से कैसी भी एयर को बाहर निकाल दिया जाए, नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम फिल्टर लगा देते हैं जिससे क्या केवल शुद्ध हवा ही अंदर जा पाए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हीटिंग और कूलिंग कॉइल। तो हीटिंग और कूलिंग कॉइल का क्या कार्य है, इनका कार्य है एयर को ठंडा करना या गर्म कर देना। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट, या जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं AHU। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इरेक्शन ऑफ डक्ट। ठीक, इरेक्शन ऑफ डक्ट यानी कि डक्ट को किस प्रकार से हैंडल किया जाना है। तो पहला इसका पॉइंट क्या है कि वायु प्रवाहन के लिए सर्वोत्तम धातु की डक्ट को इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि डक्ट का काम क्या है, मेनली डक्ट का काम है जब भी एयर रेफ्रिजरेशन का हमें फ्लो कराना है यानी कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो हमें डक्ट का प्रयोग करना पड़ता है जब भी बड़े क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि एरिया की छत ऊंची है यानी कि परिक्षेत्र की छत ऊंची है तो डक्ट को छत पर लगाया जाता है, यदि छत नीची है तो डक्ट को दीवारों के सहारे लगाया जाता है। जब भी आप देखें तो अगर बहुत ऊंचा एरिया है, ठीक है, यानी कि मॉल्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी डक्ट लगी होती हैं वह लगी होती हैं छतों पर, छतों के सहारे लगाई जाती हैं। जबकि अगर कोई छोटा एरिया जैसे लाइक ऑफिस, तो आपने देखा होगा ऑफिस के ऊपरी सिरे पर दीवार के कुछ जालियां सी बनी रहती हैं कुछ जगहों पर। ठीक, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या विंडो टाइप की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें क्या रहती है, वो चीज़ें डक्ट होती हैं। और बाहर जो जाली हमें दिख रही है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ग्रिल। यानी कि अगर ऊंचाई बहुत अधिक है तो डक्ट को कहाँ लगाया जाएगा, दीवारों पर लगाया जाएगा, छत पर लगाया जाएगा ऊपर। और अगर ऊंचाई कम है, नॉर्मल ऊंचाई है, तो उसको दीवारों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सीलिंग डक्ट को इस प्रकार लगाया जाता है कि केवल ग्रिल वाला भाग ही दिखाई दे, ना कि पूरा डक्ट सेक्शन। बिल्कुल, सीलिंग का मेनली प्रयोग ही इसलिए कर रहे हैं हम, जिसके कारण क्या हो, जो उसका सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, अंदर का वर्किंग सेक्शन है डक्ट का, वह दिखाई ना दे, केवल क्या दिखाई दे, ग्रिल सेक्शन दिखाई दे जहाँ से एयर फ्लो हो रही है। जैसे आपने देखा ऑफिस में क्या होता है, छतों पर जालियाँ सी लगी रहती हैं। ठीक, तो उन जालियों से क्या रहता है, एयर फ्लो रहता है। ठीक है, या स्टेशंस पे या बड़े कंपाउंड सेंटर में देखिएगा तो उस प्रकार में क्या रहता है, ऊपर जालियाँ लगी रहती है जिनसे एयर इनलेट करती रहती है एरिया में। तो वो क्या रहती है, एक टाइप की सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सीलिंग डक्ट है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्लोअर अथवा फैन से मेन डक्ट को कैनवास कनेक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, जिससे डक्ट में कंपन उत्पन्न ना हो, यानी कि जब भी क्या है हमें कोई जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दो डक्ट्स को ब्लोअर या फैन के जरिए जोड़ना है तो कैनवास कनेक्शन। ठीक है, कैनवास कनेक्शन यानी कि कुछ इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। कैसे, कैनवास कनेक्शन में इनको आसानी से जोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या है, जो फैन अथवा ब्लोअर चल रहे हैं उनके द्वारा जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है वो वाइब्रेशन आगे डक्ट में प्रवाहित ना हो, क्योंकि अगर प्रवाहित होगा तो क्या होगा, शोर उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है हमारा, इरेक्शन ऑफ ग्रिल, यानी कि ग्रिल को किस तरीके से लगाना है या क्या क्या उसमें चीज़ों का प्रयोग किया जाना है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, ग्रिल
डक्ट का आउटलेट पार्ट होता है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट एयर प्रवाहित की जाती है। तो ग्रिल क्या बताया था अभी, डक्ट तो कहीं कहीं नहीं दिखती, उसके बाहरी सेक्शन पे जो जालियां लगी रहती हैं वही जाली क्या कहलाती हैं, वही जाली हमारी कहलाती हैं ग्रिल कहलाती हैं, जो कि डक्ट के आउटलेट पार्ट पर होती हैं। ठीक, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी रेफ्रिजरेंट एयर डक्ट में प्रवाहित हो रही है उसको परिक्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रिल को एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डक्ट के बाहरी सिरे पर नट एवं बोल्ट द्वारा कसा जाता है। यानी कि ग्रिल को क्या डक्ट के आउटर सरफेस पर बोल्ट और नट द्वारा कस देते हैं जिसके द्वारा आसानी से फ्लो होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रिल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी वेरिएबल ग्रिल और दूसरी होती है हमारी परमानेंट ग्रिल। तो वेरिएबल ग्रिल क्या होती है, वेरिएबल ग्रिल का प्रयोग भिन्न भिन्न दिशाओं में वायु विभाजन के लिए किया जाता है। यानी कि वेरिएबल ग्रिल है ये किसकी तरह है, एक तरीके से लगभग फ्लेक्सिबल डक्ट के समान है। ठीक, वेरिएबल ग्रिल के द्वारा क्या है, ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी दिशा में हम एयर का फ्लो करा सकते हैं। अब वेरिएबल ग्रिल आपका अगर एक छोटा एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे जो कूलर्स होते हैं तो उसमें जो आगे जालियां लगी होती हैं जिसके द्वारा एयर फ्लो होता है, वह भी क्या है एक प्रकार का ग्रिल है। उसमें क्या रहता है, ऊपर नीचे या दोनों बाएं दाएं करने के लिए क्या बनी रहती हैं, हमारे जालियों को हम आराम से इधर उधर चेंज कर सकते हैं। तो अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करना है, हमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो किसका यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल ग्रिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परमानेंट ग्रिल। तो नाम से पता चल रहा है, तो परमानेंट ग्रिल का प्रयोग करते हैं जिसके लिए केवल एक ही दिशा में अगर हमें वायु प्रवाहित करनी है तो किसका करते हैं, हम परमानेंट ग्रिल का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में केवल एयर का फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन रेफ्रिजरेशन यूनिट। यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट को कैसे इंस्टॉल किया जाए और भिन्न भिन्न कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा, विंडो और एयर वो रेफ्रिजरेशन यूनिट के मध्य कुछ खाली स्थान होना आवश्यक है। ठीक है, तो जब भी क्या हम रेफ्रिजरेशन यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो जो खिड़की है और उसके बीच क्या होना चाहिए, कुछ स्पेस होना चाहिए। आपने देखा हो घर में जब भी हम रेफ्रिजरेटर को रखते हैं तो दीवार से सटा कर नहीं रखते, क्या करते हैं थोड़ा डिफरेंट यानी कि डिफरेंस करके रखा जाता है जिससे क्या है उनके बीच एयर फ्लो बना रहे तो और कंपोनेंट आसानी से गर्म ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, रेफ्रिजरेशन यूनिट ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ सीधे सूर्य का प्रकाश ना पड़े। यानी कि जो रेफ्रिजरेशन यूनिट यानी कि हमारे फ्रिजेस वगैरह हैं उनको क्या है ऐसे स्थान पर नहीं लगाते जहाँ पर क्या हो रही हो, सीधे सीधे धूप का प्रवाह हो रहा हो, तो वहाँ पर नहीं लगाते। अगर वहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, विंडो एसी लगाते समय बने हुए खांचे यानी कि खिड़की का साइज समान ही होना चाहिए। देखा होगा जब विंडो एसी लगाया जाता है तो कहाँ लगाया जाएगा, विंडो एसी विंडो में लगाया जाएगा, तो जो विंडो का एरिया है वही एरिया क्या होना चाहिए, एसी का होना चाहिए, तो आसानी से लगाया जा सकता है। अगर एरिया विंडो का बड़ा हुआ, अगर छोटा हुआ तो एसी लगाया ही नहीं जा सकता, और अगर बड़ा हुआ तो हमें सेटलमेंट करने पड़ते हैं। जब सेटलमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ क्या हो सकता है, एरर की भी हो सकती है यानी कि प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है आसानी से। तो इसलिए क्या होना चाहिए, साइज़ भी लगभग एक समान ही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि छत पर यूनिट लगाने के लिए फर्श की ऊंचाई, फर्श से ऊंचाई 2.1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम छत पर कोई रेफ्रिजरेशन यूनिट लगा रहे हैं, छत पर यानी कि अंदर के सेक्शन पर कूलिंग की जानी है तो क्या करना चाहिए, 2.1 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए किसी भी यूनिट को। क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर इससे अधिक ऊंचाई पर लगाएंगे तो उसके निचले सिरे पर एयर फ्लो बन जाएगा, एयर फ्लो बन जाने के कारण प्रेशराइज्ड हो जाएंगे निचले सेक्शन, तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन यूनिट साफ़ सुथरे स्थान पर लगाया जाना चाहिए। जो जनरल बात है कि अगर कोई भी हमें यूनिट इंस्टॉल करनी है तो वह एरिया क्या होना चाहिए, थोड़ा क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं गंदे एरिया में लगा दें तो बाद में क्या है हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत जल्द हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी सावधानियाँ।
तो किसी भी यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो पहली क्या है, पहले पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है हमारा कि रेफ्रिजरेशन यूनिट इंस्टॉल करने से पूर्व वायु आवागमन का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट जहाँ भी हम लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पहले से हमें क्या है, यह पता होना चाहिए कि वहाँ एयर फ्लो बना रहता है या नहीं रहता। अगर नहीं बना रहेगा तो यूनिट्स अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, सेकंड क्या पॉइंट है हमारा, यूनिट की मरम्मत हेतु उसके चारों ओर खाली स्थान होना चाहिए। यानी कि जब भी क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ रही है तो यूनिट के आसपास क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्या कोई यूनिट ऐसे स्पेस पर इंस्टॉल्ड कर दी या ऐसी जगह पर इंस्टॉल कर दी कि जब भी उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ रही है हमें वो खोलना पड़ रहा है पूरा, यानी कि उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ रहा है, वहीं पर रहकर हम क्या उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। तो यह क्या नुकसानदायक है, बार बार मशीन को ओपन करना और यूनिट को वहीं पर लगाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, उसके चारों तरफ स्पेस दिया होना चाहिए जिसकी वजह से आसानी से मेंटेनेंस का कार्य हो सके। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि यूनिट को सीधे फर्श पर न लगाकर उससे कुछ अधिक ऊंचाई पर लगाना चाहिए जिससे यूनिट का क्षरणीकरण से बचाया जा सके। अगर सरफेस पर हम लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, इरोजन जनरेट होगा क्योंकि सीलन आ सकती है, साथ ही साथ क्या है, वाटर की छींटें आएंगी और अर्थ के साथ कांटेक्ट रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी धातु का इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, क्षरणीकरण हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उससे कुछ ऊंचाई पर लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूनिट को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां उचित विद्युत सप्लाई हो। बिल्कुल, अगर लाइट की सही व्यवस्था नहीं होगी तो हमारी यूनिट कैसे कार्य कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिट को ऐसे स्थान पर लगाया जाना है जिससे डक्ट का उपयोग कम से कम हो। यानी कि यूनिट हमेशा क्या ऐसी जगह लगाई जानी चाहिए एरिया के पास, क्योंकि अगर डक्ट का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एनर्जी लॉसेस की संभावनाएं अधिक हैं। यानी कि उस एफिशिएंसी से हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त नहीं होगा हमारे एरिया में जिस एफिशिएंसी से प्राप्त होना चाहिए था अगर डायरेक्ट कांटेक्ट रहता। डक्ट क्या करेंगे, धातु की बनी है और बहुत सारे स्पेसेस के साथ संपर्क में आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस ज़रूर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि डीह्यूमिडिफाई जल को सादा जल में परिवर्तित करके निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपने देखा है रेफ्रिजरेशन यूनिट है वो क्या करते हैं, डीह्यूमिडिफाई कर देती हैं वाटर को। ठीक, उस वाटर का क्या एसी में से देखा होगा टपकता रहता है। ठीक है, तो उस पानी को निकालने की भी क्या कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से बाहर निकलता रहे, ऐसा ना हो कि कमरे के किसी क्षेत्र में ही एकत्रित होता रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि यूनिट को कभी भी ओपन स्पेस में नहीं लगाना चाहिए। अगर ओपन स्पेस में ज़्यादा लगा देंगे तो क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और गंदे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या थी, आपकी यूनिट थी। नेक्स्ट जो यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आपकी नई वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।